बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बिगनर हैं और अभी कोडिंग सीखना चाहते हैं और प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं और अभी तक आपको प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का ABC का भी पता नहीं है, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो अभी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जर्नली प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफ़िकली हम पाइथन की सिंटैक्स यूज़ करेंगे। आप जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, तो आप उस कंसेप्ट को किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो जाता है। तो बेसिक चीज़ है कॉन्सेप्ट का। हमारे चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक कंसेप्ट बिल्डर। तो हमारी जो कोशिश होगी, हम कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर इसी कंसेप्ट को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं और पाइथन को हमने क्यों चूज़ किया है एक बिगनर के लिए जो प्रोग्रामिंग अभी सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो अगर हम आम लाइफ की बात करें और हम टूर का एक प्रोग्राम बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम डिसाइड करते हैं कि कितने दोस्त हैं या कितने बंदे हैं जो टूर के लिए जाएंगे, और डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ पर जाएंगे, बाइक पर जाएंगे, कार में जाएंगे, बस में जाएंगे। फिर डिसाइड करते हैं कि खाना जो है वो हम अपने साथ लेकर खाएंगे या खाना हम वहाँ पर पका कर खाएंगे या किसी होटल में खाएंगे। तो बेसिकली ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए या एप्लीकेशन के लिए। बिल्कुल कंप्यूटर दुनिया में भी प्रोग्रामिंग जो है इसी को कहते हैं कि हम कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं और उसको कंप्यूटर को फीड करते हैं, और कंप्यूटर उस कमांड्स को जिस तरतीब से हमने उसको फीड किया है उसी को एग्जीक्यूट करता है और हमें रिज़ल्ट देता है। तो कमांड या इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो एक ख़ास तरतीब के साथ हम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करते हैं, इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। बिल्कुल सिंपली इसका यही इंट्रोडक्शन है प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग जब आप सीखते हैं तो आपको किसी लैंग्वेज का इंतखाब करना पड़ता है। जब आप कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो जाहिर बात है कोई लैंग्वेज चूज़ करनी है। जिस तरह हम ह्यूमन है और हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी यूज़ करते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी डिफरेंट लैंग्वेज है, और आजकल बहुत सारे लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। आप बिगनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक आसान लैंग्वेज का इंतखाब करना चाहिए ताकि आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सके, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि उस कंसेप्ट को आप किसी भी लैंग्वेज पर अप्लाई कर लें। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और जब कोडिंग की बात आती है, प्रोग्रामिंग की बात आती है, तो सी लैंग्वेज को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ब्रिज है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान। ये एक दरमियानी लैंग्वेज है। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और समझते हैं कि प्रोग्राम बेसिकली हम किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये बेसिकली सी का सिंटैक्स है, और सी में हम एक बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं, और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम स्क्रीन पर प्रिंट कर दें, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग टू प्रोग्राम। मैं सिर्फ इतना स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो सी लैंग्वेज में मैं क्या करूँगा, अभी आप में से कुछ दोस्त ये भी सोचते होंगे कि यार ये तो एक सिंपल लाइन है, इसको इतना कोडिंग की क्या ज़रूरत है, सिंपली हम स्क्रीन पर लिख सकते हैं। लेकिन जनाब ये इब्तिदा है, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और ये प्रोग्राम जो है ये कम्प्लेक्स होती जाएगी वक्तन फ़र वक्तन, और आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका ऑपरेशन है, उसके मुताबिक आप कोडिंग करेंगे और कंप्यूटर की कंट्रोल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकेंगे। अभी जब आप विंडो में काम करते हैं तो आप
जो भी करते हैं आपके लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी आप क्लिक करते हैं, आप बाकी कुछ नहीं जानते, इंटरनली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए तमाम काम करते हैं। चाहे वो कुछ प्रिंट करना हो या कोई एप्लीकेशन खोलना हो या कोई फाइल सेव करना हो, जो भी हो, इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को साइड पर करते हैं और हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं और उसकी प्रोसेसर को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आप मैन लिखेंगे, फिर दो ब्रैकेट्स डालेंगे, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स और फिर लास्ट में भी एक करली ब्रैकेट्स। ये मेन फंक्शन जो है हमारा सी का जो भी प्रोग्राम होगा, जब हम उसको रन करेंगे तो कंट्रोल इस मेन फंक्शन को ढूंढेगा। जब मेन फंक्शन उसको मिल जाएगी तो कंट्रोल अंदर आएगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कमांड दिया है जो कि बिल्ट इन कमांड है, बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फंक्शन जो है वो बैकबोन होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो फंक्शन कुछ बिल्ट इन होते हैं और कुछ हम अपने लिए बना भी सकते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ये समझना ज़रूरी है कि CLR के ज़रिए ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और ये क्या करता है, हमारे स्क्रीन को क्लियर करता है। अगर स्क्रीन पर पहले से कुछ चीज़ मौजूद है तो स्क्रीन को क्लियर करता है और उसके बाद स्क्रीन पर प्रिंट करता है, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग टू प्रोग्राम। इसके बाद ये गेट ch का एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं। और अगर हम ये यूज़ ना करें तो हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग टू प्रोग्राम स्क्रीन पर शो भी हो जाएगा और कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा और हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसको देखने के लिए या यहीं पर एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए मैं गेट ch का फंक्शन यूज़ कर रहा हूं। और मैं कीबोर्ड से यानी गेट करेक्टर कीबोर्ड से कोई भी बटन में जब प्रेस कर दूं तो मेरा प्रोग्राम तभी रिटर्न होगा। ये बेसिक सी लैंग्वेज की सिंटैक्स है। और एक लाइन को या एक स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए मुझे इतनी लाइन ऑफ कोडिंग की ज़रूरत होती है। तो पैथान की बात करते हैं, यही प्रोग्राम सेम प्रोग्राम पैथान में बनाते हैं। तो किस तरह करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग टू प्रोग्राम। जस्ट आपने प्रिंट फंक्शन लिख दिया, आपको ना मेन की ज़रूरत है, ना इन ब्रैकेट्स की ज़रूरत है, ना इन सेमीकॉलन्स की ज़रूरत है। सी में ये भी एक दिक्कत है या C++ में कि आपने सेमीकॉलन हर एक स्टेटमेंट के एंड पर ज़रूर देना है। तो अगर आपसे कहीं पर ये सेमीकॉलन मिस हो गई तो ये एक बग होगा, एरर होगा और इसको ढूंढना मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए। तो मैं आपके लिए पैथान चूज़ करता हूं कि आप पैथान का सिंटैक्स समझें, अपना कंसेप्ट। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें वेरिएबल ज़रूर होंगे, उसमें डेटा टाइप ज़रूर होंगी, उसमें लूप्स ज़रूर होंगे, उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट ज़रूर होंगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़रूर होगा। तो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर दे, उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज पर यही कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पैथान 1991 में गुइडुवेन ने इजाद किया था, इसने बनाया था पैथान लैंग्वेज को। और ये पुरानी लैंग्वेज है लेकिन आजकल ये बहुत टॉप पर है और इसकी बेसिक वजह है कि इसकी एप्लीकेशन जो है डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी पैथान एक जर्नल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हम पैथान से बना सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी इज़ द की ऑफ पैथान। पैथान जो है इतना मशहूर या इतना पॉपुलर क्यों है? पहली बात तो यह है कि पैथान हर जगह में अपने लिए सुराख बनाता है, इसलिए इसको पैथान भी बोलते हैं कि जिस जगह पर इसको आपने डाल दिया वही जगह पर इसने अपने लिए ये सुराख बनाता है, जगह बनाता है और कहीं पर भी हम पैथान को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह सिंपल है, बहुत आसान है और बिगिनर के लिए भी बहुत आसान है। पैथान में हम क्या कर सकते हैं? पैथान में हम वेब एप्लीकेशंस यानी वेबसाइट्स बना सकते हैं, इसमें हम ऐप्स बना सकते हैं, पैथान में हम डेटाबेस सिस्टम बना सकते हैं और कम्प्लेक्स मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल फार्मूला को हैंडल करने के लिए भी हम पैथान को यूज़ करते हैं। क्योंकि पैथान की हज़ारों की लाइब्रेरीज़ है जो कि अवेलेबल है और आप उसको बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं और कोई भी कम्प्लेक्स काम उससे ले सकते हैं। पैथान हैज़ a simple syntax
पाइथन को क्यों चूज़ करते हैं? सिंपल सा सिंटैक्स है, बहुत आसान है, हर कोई समझ सकता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत कम लाइन ऑफ कोड में हम हमारी एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी बात पाइथन में यह है कि ये इंटरप्रेटर बेस्ड सिस्टम है। इंटरप्रेटर बेस्ड सिस्टम और कंपाइलर बेस्ड सिस्टम। कंपाइलर बेस्ड सिस्टम वो होता है जिसमें आप कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइलेशन क्या होती है कि हमारी प्रोग्राम को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है। बिल्कुल इंटरप्रिटेशन भी इस तरह होती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है वो लाइन बाय लाइन होती है, जबकि कंपाइलेशन जो है वो यकमुश्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा 500 लाइन का या 1000 लाइन का एक प्रोग्राम है और उसको हमने कंपाइल कर दिया, यानी C++ लैंग्वेजेस जो है ये कंपाइल बेस्ड लैंग्वेजेस है। इसको अगर हमने कंपाइल कर दिया और हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आए, बग्स आए, तो उस बग्स को फाइंड करना, ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली एक बिगिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहीं पर बहुत सारे लोग जो है वो हाथ खड़े कर लेते हैं और प्रोग्रामिंग की दुनिया से भाग जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है, आपकी एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होती है। तो अगर एक लाइन में एरर आए तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत तमाम प्रोग्राम में अगर आप एरर को ढूंढें तो वो बहुत मुश्किल होता है। आपको मेरे साथ जाना है। ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये गूगल कोलैबोरेटरी है, इसको गूगल कोलैब भी बोलते हैं, और ये जुपिटर नोटबुक की तरह है। अभी जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब क्या चीज़ है? ये गूगल की एक प्रोडक्ट है कोलैब, और इसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। इसको नोटबुक क्यों बोलते हैं? इसको नोटबुक इसलिए बोलते हैं, इसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जिस तरह आम नोटबुक में आप लिख सकते हैं, आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसके अलावा यहां पर आप कोडिंग भी कर सकते हैं। तो ये इमेज लिंक्स शेयर करने के लिए, इमेज शेयर करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है जहां पर हम अपनी कोडिंग भी कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक और कोलैब की कुछ एडवांटेजेस है जुपिटर नोटबुक पर, और वो ये है कि पहला जो है, अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं तो आपके लिए पिप इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, या अगर आप एनाकोंडा प्लेटफॉर्म से आते हैं तो एनाकोंडा एक ह्यूज सॉफ्टवेयर है, उसको आपने डाउनलोड करना पड़ता है, और उसके बाद आप जुपिटर नोटबुक को खोल सकते हैं और उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जबकि कोलैब जो है इसमें किसी किस्म की इंस्टॉलेशन की ना ज़रूरत होती है, ना किसी किस्म की सॉफ्टवेयर की डाउनलोड की ज़रूरत होती है। जस्ट आप colab.research.google.com पर जाएं, वहाँ से आप एक नया नोटबुक खोल लें और यू आर रेडी टू गो, और आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, अगर आप अपने ड्राइव में जाएं, वहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में फिर आपने मोर, और मोर में आप एक नया कोलैब नोटबुक जो है खोल सकते हैं, और बहुत आसानी के साथ आपके साथ जब आप फर्स्ट टाइम ये खोलेंगे तो आपको ये इस तरीके से नज़र आएंगी। जहाँ से मैंने इसको नाम तब्दील किया है, आप अपनी मर्ज़ी का नाम इसको दे सकते हैं। ओके जनाब, हेलो पाइथन। सबसे पहले हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। पहला प्रोग्राम लिखने के लिए हेलो पाइथन, जिस तरह हेलो वर्ल्ड होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम पहला आपका प्रोग्राम होता है। तो पाइथन में बहुत सिंपल है, जिस तरह पहले हमने एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ, और ये सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं आप, और डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम टू पाइथन। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। ये कोलैब है, कोलैब में ये सेल्स इसको बोलते हैं। इन सेल्स में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसमें आप इमेजेस भी डाल सकते हैं, और इसमें आप कोडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैंने कोई टेक्स्ट का सेल डालना है, कोई सी इमेज उसमें डालनी है, तो मैं
इस पर क्लिक करूँगा। और अगर मुझे कोडिंग करनी है, कोडिंग के लिए सेल्स को प्रोवाइड करना है, तो मैं इस कोड के बटन पर क्लिक करूँगा और कुछ और सेल्स जो है यहाँ पर मेरे लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ओके जनाब, यहाँ तक तो क्लियर है। पहला प्रोग्राम हमने बना दिया, प्रिंट वेलकम टू पैतान। कंग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला प्रोग्राम पैतान में बना दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि आपने अपना पहला प्रोग्राम बना दिया। पहली बात करते हैं कमेंट की। जब आप हैश का साइन डालते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं, ये इंटरप्रेट नहीं होगा, ये एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होगा और इसका मतलब है कि आप कमेंट कर रहे हैं। अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है और आप अपने कोलीग के साथ वो प्रोग्राम शेयर करना चाहते हैं और आपने कहीं पर वेरिएबल यूज़ किए हैं, कहीं पर फंक्शन यूज़ किए हैं, तो आप उसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल देना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो इस कमेंट का आप सहारा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज़ ए कमेंट। सिंपल, ये कमेंट है जिसका हमारे प्रोग्राम के साथ, इंटरप्रेटर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने लिए भी कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप 2 महीने 3 महीने बाद आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और जब आप 2-3 महीने बाद आते हैं तो आप भूल चुके होते हैं कि मैंने ये वाला वेरिएबल किस लिए बनाया था, ये वाला फंक्शन किस लिए बनाया था, तो यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं ताकि बाद में आपको या आपके कोलीग को जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, दोनों समझे कि ये एक कमेंट है। और यहाँ पर मैं भी दोबारा प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ, या इस मरतबा मैं सिंगल कोट यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज़ कंप्यूटर साइंस। सिंपल, शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये भी स्क्रीन पर उसी तरीके से प्रिंट करेगा, दिस इज़ कंप्यूटर साइंस। ओके, तो हैश साइन के बाद जो भी आप लिखेंगे वो कमेंट होगा। पैतान में मल्टी लाइन कमेंट जो है वो नहीं होते। आपके जितने लाइन आप कमेंट करते हैं आप, मैं यहाँ पर भी कमेंट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखते, कोई मसला नहीं है। मैं जो है यहाँ पर भी कमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है जनाब। इसके अलावा मैं अगर किसी कोड को फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट, और यहाँ पर मैं ABC फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ कि ये मेरे इंटरप्रेटर से निकल जाए, तो मैं यहाँ पर एक हैश, आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो हैश साइन के बाद जितनी भी चीज़ें होंगी वो कमेंट तस्वर की जाएगी और वो इंटरप्रेट नहीं होगी, बल्कि उसको एज इट स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत रुकते हैं और इस प्रिंट जो फंक्शन है इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बाकी हम फंक्शन का जो, जब हमारा टॉपिक फंक्शन आएगा, तो फंक्शन पर वैसे भी मैंने तो 4 वीडियोस बनाई है, वहाँ से आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर है तो आपके लिए मैं सिंपल बता दूँ, जब भी कोई लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज के साथ बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन आते हैं जिसको आप ने बनाए नहीं है, वो बने बनाए आपको मिलते हैं और आप जस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए फंक्शंस जो है ये एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो प्रिंट यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन है, ये पैतान के साथ ही आता है, आपने जस्ट इसको यूज़ करना है। प्रिंट फंक्शन ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलता है आर्गुमेंट। ये इस प्रिंट फंक्शन का आर्गुमेंट है और यहाँ पर ये कोड के दरमियान जब मैं कुछ दे रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है। लैंग्वेज में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, तो ये इसका एक आर्गुमेंट है। प्रिंट फंक्शन में हम एक से ज़्यादा आर्गुमेंट भी दे सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये एक फंक्शन है और ये इसका आर्गुमेंट है। हम इसको ये आर्गुमेंट सेंड करते हैं, इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं, इसको ये आर्गुमेंट सेंड करते हैं और ये हमारा ये आर्गुमेंट जो है ये स्क्रीन पर प्रिंट करता है। तो आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल आपको तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको वेरिएबल्स मिलेंगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंपल मैं आपको बता दूं।
वेरिएबल्स कंप्यूटर साइंस में एक मेमोरी होती है, मेमोरी का कुछ बाइट होते हैं जिसको हम एक नाम देते हैं और उसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होती। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और इसमें कुछ भी पुट नहीं किया तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता। जबकि सी में या सी प्लस प्लस में या जावा में मैं जस्ट एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ और उसके बाद उसको इनिशियलाइज करता हूँ, यानी उसमें कोई वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। तो वेरिएबल के नेम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वेरिएबल का जो नेम होता है पाइथन में, वो एक किसी नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा अल्फ़ाबेट से यानी ABC से, छोटा हो या बड़ा हो ABC से या अंडरस्कोर से, बस। इसके अलावा अगर आप 1 2 3 से किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते हैं तो वो गलत है। अगर अंडरस्कोर के अलावा आप दूसरा कोई सिंबल यूज़ करते हैं तो वो गलत है, आप यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि यह केस सेंसिटिव है, यानी एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल कैपिटल ए जो है ये टोटली डिफरेंट है स्मॉल ए से, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो पहले यहाँ पर अपना एक वेरिएबल बनाते हैं और मैं इस वेरिएबल को नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स। मेरा एक वेरिएबल है और इसमें मैं कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मैं इसमें स्ट्रिंग पुट कर रहा हूँ। मैंने इसमें एक नाम जो है वो मैंने इसमें पुट कर दिया है, ठीक है जनाब। इसके बाद मैं एक वाई का वेरिएबल बना रहा हूँ। पाइथन में अभी ये एक्स क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एक्स मेमोरी का एक लोकेशन है जो कि पाइथन ने मुझे दे दिया है। इसको पाइथन ने एक्स का नाम दिया है और इस मेमोरी लोकेशन पर अली को स्टोर कर दिया है कंप्यूटर मेमोरी में। बस आपको इतना जानना है बस, ओके। इसके अलावा वाई में जो है मैं 10 दे रहा हूँ और इसके बाद मेरे पास एक जेड का वेरिएबल भी मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं 10.2 दे रहा हूँ। तो इसको आप अभी समझने की कोशिश करें। ये x जो है इसमें मैंने स्ट्रिंग पुट किया है। वो तमाम चीज़ें जो इन्वर्टेड कामास चाहे सिंगल हो या डबल हो उसमें जब बंद होंगी तो वो स्ट्रिंग तस्वर किया जाएगा। तो इस x में अभी ये अली पड़ा है और ये स्ट्रिंग है। y में ये 10 पड़ा है और ये इंटीजर है। वो हिंद से जिसमें पॉइंट ना हो उसको इंटीजर बोलते हैं और वो हिंद से जिसमें पॉइंट हो उसको फ्लोट बोलते हैं। तो y में एक इंटीजर डेटा टाइप पड़ा है, z में एक फ्लोट डेटा टाइप पड़ा है और x में एक स्ट्रिंग डेटा टाइप पड़ा है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यहीं से मैं आपकी कंसेप्ट बिल्ड करूँगा और आप इसको तवज्जो से देखें। तो मैं अभी जो है x को प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर प्रिंट, और इस प्रिंट में मैं चाहता हूँ कि x में जो वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करके दे। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर तारिक प्रिंट हो गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को जो है मैं इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। ये जुपिटर नोटबुक है। जुपिटर नोटबुक में या कोलैब है तो इसमें आपको प्रिंट अगर आप ना भी दे तब भी कोई मसला नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अभी मैं y को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ y लिखूंगा, शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करूंगा और y में 10 होगा तो ये मुझे 10 प्रिंट करके भेज देगा। वेरिएबल्स जो है मैंने तो x y z वेरिएबल्स दिए हैं और इसका जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और हमारी आम लाइफ में यूज़ होती है, यानी स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर। इसके अलावा मैं जो है क्या करता हूँ कि अपने एक वेरिएबल को नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग में तारिक। इसके बाद एज देता हूँ इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 35। और इसके बाद में जो है इसमें कुछ फ्लोट वैल्यू देते हैं, हाइट देते हैं इज इक्वल टू
6.2 समथिंग। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप वेरिएबल को नाम ऐसे देंगे जो कि रीडेबल हो और आपको पता चले कि मैंने इस वेरिएबल को ये नाम क्यों दिया है और किस लिए दिया है। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, मेमोरी में एक लोकेशन को नेम का नाम दिया। तो अभी मैं प्रिंट फंक्शन को यूज़ करता हूँ इनको डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं प्रिंट फंक्शन को इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ कि प्रिंट, यहाँ पर इन्वर्टेड कामास, और मैं लिख रहा हूँ यूर नेम इज़, इसके बाद इन्वर्टेड कामा से बाहर आता हूँ, एक कामा देता हूँ और वो वेरिएबल जिसमें मेरा नेम जो है वो स्टोर है, तो इसको यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ। इसके बाद इसके बाद मैं फिर कामा देता हूँ, फिर इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यूर एज इज़, और इसके बाद इन्वर्टेड कामा से बाहर आता हूँ, फिर कामा देता हूँ और यहाँ पर एज लिखता हूँ। तो शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने प्रिंट फंक्शन को 1 2 3 4 आर्गूमेंट दिए हैं। जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होगा उसको एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया जाएगा, और जो वेरिएबल होगा तो उसमें जो वैल्यू होगी वेरिएबल नेम की जगह उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। यहाँ नेम में तारिक है और एज में 35 है, तो इसने मुझे सिंपली स्क्रीन पर वेरिएबल में जो वैल्यूज़ है उसको प्रिंट कर दिया। ओके जनाब, यहाँ तक तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इस वेरिएबल्स के डेटा टाइप को चेक करना चाहता हूँ। जिस तरह हमने इंट्रो में बताया कि पैथॉन जो है वो जब हम इसमें इसके किसी भी वेरिएबल में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को असाइन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ नेम में हमने स्ट्रिंग डाला तो पैथॉन ने ऑटोमेटिकली इस नेम को स्ट्रिंग कंसिडर किया। एज में हमने एक इंटीजर वैल्यू पुट की तो पैथॉन ने इसको इंटीजर डेटा टाइप असाइन कर दिया, और हाइट में हमने फ्लोट वैल्यू दी तो पैथॉन ने इसको फ्लोट डेटा टाइप असाइन कर दिया। डेटा टाइप को मैं किस तरह मालूम करूंगा, तो पैथॉन का एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसका नाम है टाइप, और इसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को मालूम कर सकते हैं कि बेसिकली इस वेरिएबल में कौन सा डेटा मौजूद है, या इंटीजर है, या ये स्ट्रिंग है, या ये फ्लोट है, या और कुछ है। तो मैं क्या करूँगा, पैथॉन का बिल्ट इन फंक्शन टाइप यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जब कोई लैंग्वेज की पैथॉन की जो अपनी फंक्शन होंगी तो वो कलर जो है वो चेंज कर देगा। आपको इसी से भी पता चल जाता है कि ये पैथॉन के बिल्ट इन फंक्शन है या ये रिजर्व वर्ड है जो पैथॉन यूज़ करता है, और इसी वर्ड को आप वेरिएबल के नेम के लिए या फंक्शन नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं यहाँ पर नेम को चेक करना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरा जो नेम वेरिएबल है इसमें कौन सा डेटा टाइप है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये str यानी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल दूसरा चेक करना चाहता हूँ हाइट, मैं चाहता हूँ कि हाइट में मुझे बता दे कि हाइट का कौन सा डेटा टाइप है, तो ये मुझे बताएगा कि हाइट में आपकी फ्लोट पड़ी है, और पैथॉन ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है, हमें पहले से बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी हम डेटा टाइप जो है वेरिएबल के चेंज कर सकते हैं, इसको कैस्टिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एज है तो इस एज को मैं स्ट्रिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एज और इसको इज इक्वल टू और मैं str लगाता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 34 लिख लेता हूँ।
तो ये जो है ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। अभी ये इंटीजर है, लेकिन str के ज़रिए हम इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैं एज को प्रिंट करना चाहता हूँ, शिफ्ट एंटर के ज़रिए मैंने एज को एग्जीक्यूट किया और आप देखेंगे कि ये मुझे रिज़ल्ट देगा 34, और ये कोट में बंद है। कोट में जो चीज़ भी बंद होगा वो स्ट्रिंग होगा। मैं टाइप फंक्शन के ज़रिए भी इस एज का पता लगा सकता हूँ कि ये अभी कौन सा डेटा टाइप है। तो यहाँ पर मैं टाइप, और ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है एज में। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हम एक लाइन में भी वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल है नेम, कामा दूसरा है एज, कामा तीसरा है हाइट फॉर एग्जांपल, इज इक्वल टू नेम में क्या है, फॉर एग्जांपल तारिक है, नेम में तारिक पुट कर देगा, कामा एज में मैं जो है 35 पुट करता हूँ, और इसके अलावा हाइट में मैं 6.5 फॉर एग्जांपल पुट करता हूँ। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी मैं एज को चेक करना चाहता हूँ कि एज में वैल्यू 35 आ चुकी है या नहीं, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर 35। तो आप इस तरीके से भी एक लाइन में भी आप जो है इसको वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसके अलावा हम एक वैल्यू जो है एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल x कामा y कामा z, ये मेरे पास 3 वेरिएबल है और इस तीनों के तीनों में मैं कुछ पुट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अली। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इनमें से कोई भी वेरिएबल जब आप प्रिंट करेंगे तो इसमें अली ही पड़ा रहेगा। यहाँ पर प्रिंट यूज़ करता हूँ, ये कोलैब है, यहाँ पर आप प्रिंट यूज़ नहीं भी करते। और अगर आप कोलैब से या केगल नोटबुक से या जुपिटर नोटबुक से बाहर किसी दूसरे एनवायरनमेंट में, जिस तरह विजुअल स्टूडियो हो गया, आइटम हो गई, सबलाइम हो गए, ये भी टेक्स्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर आप प्रिंट जो है वो ज़रूर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं मालूम करता हूँ कि Z में ये वैल्यू आ चुकी है या नहीं। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर Z में जो है अली आ चुका है। सॉरी, Z में अली नहीं आया है, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। इसको यहाँ पर इज इक्वल टू, कामा नहीं, इज इक्वल टू, क्योंकि हम जो है एक वैल्यू इन तीनों में डाल रहे हैं। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, इसको भी दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें अली आ चुका होगा और ये आप देख सकते हैं कि अभी इसमें अली आ चुका है। ओके, इसके अलावा अभी कुछ मैथमेटिकल करते हैं। तो x में मैंने 10 पुट किया और y में मैंने 20 पुट किया फॉर एग्जांपल। तो मैं प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल द एडिशन इज़, और यहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर z करता हूँ और z में x प्लस वाई। ओके जनाब, और यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर मैं यहाँ एक्स वाई की जगह पर अभी सिर्फ z लिखूँगा। शिफ्ट एंटर के ज़रिए एग्जीक्यूट करते हैं और इसका सेम रिज़ल्ट आएगा, द एडिशन इज़ 30। आप इस तरीके से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अभी हम जनाब क्या करते हैं कि यूज़र से इनपुट लेते हैं। हम यूज़र से इनपुट लेंगे तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आप यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसी के बेस पर आप जो है उस पर कैलकुलेशन करते हैं या जो भी रिक्वायर्ड आपका काम है वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नेम लिखता हूँ और इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर पाइथन की बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इन्वर्टेड कामास के अंदर कि एंटर यूर नेम। ठीक है जनाब। और उसके बाद मैं लिखता हूँ एज, और यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट फंक्शन यूज़ करता हूँ, इसको पैरामीटर पास करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ कि एंटर यूर एज। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये मैंने दो वैल्यू जो है यूज़र से लिए है। मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि एंटर यूर नेम, यूज़र अपना नेम एंटर करेगा, वो नेम में आएगा। फिर प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ एंटर यूर एज, तो यूज़र अपना एज देगा। और मैं प्रिंट फंक्शन से बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यूर नेम इज़, इस कामा से बाहर आता हूँ बिल्कुल पहले तरीके से जो हमने पहले किया। इस पर नेम लिखता हूँ, इसमें फिर कामा देता हूँ, फिर इन्वर्टेड कामास, और यहाँ पर लिखता हूँ एंड यूर एज इज़, और यहाँ पर एज की वेरिएबल लिखता हूँ AGH। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। प्रॉम्प्ट मुझे मिल चुका है, एंटर यूर नेम, मैं अपना नाम लिखता हूँ तारिक, एंटर करता हूँ। फिर मुझे प्रॉम्प्ट देता है एंटर यूर एज, मैं अपना एज डालता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 36। शिफ्ट एंटर के ज़रिए, सॉरी मैंने यहाँ पर शिफ्ट एंटर दबाया, लेकिन आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यूर नेम इज़ तारिक एंड यूर एज इज़ 36। ओके, ये तो हो चुका है। अभी मैं आपको एक और कंसेप्चुअल चीज़ दिखाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ, इसको आपने गौर से देखना है और कैस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ var1, मैंने इस वेरिएबल को नाम दिया var1। यहाँ पर मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से, और यूज़र से इनपुट में ले रहा हूँ क्या कि एंटर फर्स्ट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 नंबर को जो है हम ऐड करना चाहते हैं। फिर var2 ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि एंटर सेकंड नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों नंबरों को प्लस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिज़ल्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर लिखता हूँ var1 प्लस var2। रिज़ल्ट में var1 प्लस var2 आएगा, और इसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल द एडिशन इज़ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कामा देता हूँ, और रिज़ल्ट जो है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको चेक करते हैं, शायद मेरे सिस्टम में कोई मसला आया है, थोड़ा वेट करते हैं। तो ये रन हो चुका है। अभी एंटर फर्स्ट नेम मैं 10 पुट करता हूँ, एंटर करता हूँ। इसके बाद एंटर सेकंड नंबर मैं यहाँ पर 20 पुट करता हूँ, एंटर करता हूँ। द एडिशन इज़ 10 20। वाई 10 + 20 इज इक्वल टू
30 और यहाँ पर मुझे मिला है 1020। तो ये क्या माजरा है और ये क्या चीज़ है? यहाँ पर केस्टिंग का जो बेसिक एप्लीकेशन है मैं उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। पैतान ऑटोमेटिकली जब कोई भी प्रॉम्प्ट देता है और प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू लेता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है, और जब हम दो स्ट्रिंग को आपस में प्लस करते हैं तो स्ट्रिंग जो है वो एक दूसरे के साथ कनकेट हो जाते हैं, इसको कैनकेटिनेशन भी बोलते हैं। और 10 के पास यानी वेरिएबल 1 में जो वैल्यू है उसको वेरिएबल 2 की वैल्यू के साथ कनकेट कर दिया है और यहाँ पर 10 और 20 मुझे मिल चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट पैतान जो लेता है प्रॉम्प्ट से वो स्ट्रिंग लेता है। इसके हमारे पास इसका हल है और वो ये है, हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर जब मैं यूज़र से ये वैल्यू ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ। तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट डालूँगा, इस तमाम फंक्शन को मैं इंटीजर फंक्शन का आर्गुमेंट बना रहा हूँ। या भी अब मैं इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ये इंटीजर फंक्शन का एक आर्गुमेंट है। यहाँ पर यूज़र जो भी लिखेगा वो इंटीजर का जो फंक्शन है उसको ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर भी मैं इंट लिखता हूँ, उसी तरीके से ब्रैकेट डालते हैं और ये ब्रैकेट यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। ओके जनाब, अभी हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, द एडिशन इज़ 30। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो सिंपल लगे आप वही करें। इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने करना है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया। और यहाँ पर जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो इसी टाइम भी मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर 10 नंबर 20, एंटर। और ये आप देख सकते हैं कि 30 हमारा जो रिक्वायर्ड है वो अभी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेगा और आप इसको अपने डेटा टाइप के हिसाब से चेंज कर सकते हैं और इसको पैतान में कैस्टिंग बोलते हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो ज़्यादा लंबी इसको नहीं करेंगे। जितना मैंने सिखाया है आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कहीं पर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं आपको इंशाल्लाह इसका हल ज़रूर बताऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।